हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। और मैं हूं आपका एजुकेटर महफूज आलम। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग नया क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि जो मेरा पिछला जो सेशन था, पिछला जो वीडियो था, वो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के ऊपर था कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को भारत से भागने पे विवश किया। और उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूं गाइस कि 1920 में शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने इसको 1922 में कॉल ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसको रोक लगा देते हैं। क्यों रोक लगा देते हैं? क्योंकि 1922 में चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर के पास है, एक बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसमैन और 2 नागरिक मारे जाते हैं। जिससे दुखी होकर के महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको उन्होंने विराम लगा दिया, उसको रोक लगा दिया। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो सब टॉपिक है, वो टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, द साल्ट मार्च, द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। तो आज हम लोग 4 सब टॉपिक को कवर करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडिएंट जो मूवमेंट है वो 1930 में शुरू किया था। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने कि 1930 से पहले क्या हुआ था। तो 1930 से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 के बाद जो नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुआ था भारत में 1885 में, वो चाहती थी कि जो छोटे लेवल पे जो नेशनल काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है उसको जारी रखा जाए और इलेक्शन में भागीदारी करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज किया जाए। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये लोग चाहते थे कि हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिले। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं गाइज कि 1930 में जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन था भारत का वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। जो प्राइस था वो काफ़ी डाउन हो गया था। जो किसान खेती कर रहे थे उनका प्राइस सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था और विदेशों से आने वाला सामान जो एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो भी डिक्लाइन कर गया था। उसके अलावा जो पीजेंट थे वो कई तरह के परेशानी झेल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें सिविल डिसओबीडियंस शुरू होने से पहले हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जाने। साइमन कमीशन ब्रिटेन से 1928 में इंडिया में आया था, जिसमें 7 ब्रिटिश शामिल थे और उसमें इंडियन लोग कोई शामिल नहीं था। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार करना था, संवैधानिक रिफॉर्म करना था, जिसको लेकर के हिंदुस्तान के जो लीडर थे उसके उद्देश्य से सेटिस्फाई नहीं थे, उसके उद्देश्य से वो संतुष्ट नहीं थे। और उन लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और नारा लगाया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। जिसके बाद 1929 में 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेशनल इंडियन कांग्रेस का एक बैठक होता है लाहौर में, जहां पर पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन पास किया जाता है और कहा जाता है कि अब मूवमेंट जो चलेगा वो पूर्ण स्वराज का मूवमेंट चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो सब टॉपिक है कि महात्मा गांधी ने जो है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को कैसे चलाया। तो इसके बारे में बताऊं कि 1930 में महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने इंडिया में ब्रिटिश जो वायसराय थे जिनका नाम था इरविन, उनको एक लेटर भेजते हैं और उसमें वो 11 डिमांड करते हैं।
जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेज लोग उस जमाने में 1930 में जो सब्जियों और खानों में डाले जाने वाला जो नमक था उस पर टैक्स लगा रखा था, जिसको महात्मा गांधी का ये डिमांड था कि ये जो टैक्स है जो नमक के ऊपर लगाया गया है ये बिल्कुल ही हटना चाहिए, बिल्कुल ही रिमूव होना चाहिए। और उन्होंने इरविन को अल्टीमेटम दिया कि अगर महात्मा गांधी के डिमांड को अगर नहीं माना जाता है तो महात्मा गांधी को विवश होना पड़ेगा और उन्हें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना पड़ेगा। अब हम ये जानें कि सिविल डिसओबीडियंट का मतलब क्या होता है। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को हिंदी में नागरिक अवज्ञा मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी का आज्ञा न मानना, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी चीज का बहिष्कार करना। तो महात्मा गांधी ने 1930 में जो है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाया और उनके चलाने के बाद 6 अप्रैल 1930 को वे कई सारे लोगों के साथ डांडी जाते हैं जो गुजरात में है, और वहां जाने के बाद वह जो कानून बना था नमक के ऊपर उस कानून को तोड़ते हैं और इस तरीके से वो सिविल डिसओबीडियंट का शुरुआत करते हैं। जिसके बाद बहुत सारे लोगों से कहा जाता है कि आप जो है ब्रिटिश का सहयोग ना करें, आप जो है ब्रिटिश का किसी तरीके का हेल्प ना करें। उसके बाद से क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश के कानून को मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश का जो क्लॉथ था उसको जो है बाइकआउट किया। उसके बाद बहुत सारे जो शराब की दुकानें थी उसको लोगों ने बंद कर दिया और लोगों से कहा गया कि आप जो है ब्रिटिश जो कॉलोनियल लॉ है उसको आप न माने। इसके बाद से घटना घटता है पाकिस्तान के अंदर। अब्दुल गफ्फार खान को 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है, जो सिविल डिसओबीडियंट का सपोर्ट कर रहे थे और अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 1930 में महिलाएं और बच्चों सहित लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सिविल डिसओबीडियंट इतना भयानक रूप ले लेता है पूरे भारत में कि कई जगह हिंसा होने लगती है। जिसके बाद 1934 में महात्मा गांधी ने एक बार फिर मूवमेंट को रोक लगा देते हैं, यानी कि कॉल ऑफ कर देते हैं, यानी कि मूवमेंट को ये स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंट जो है 1934 में रुक जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, किस तरीके से जो लोग थे मूवमेंट में अपने आप को कैसे देखते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे सोशल ग्रुप थे जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में भाग लिया, जिसमें जो है धनी किसान भी शामिल थे और कई सारे कम्युनिटी थे, जिसमें गुजरात के पाटीदार और जाट उत्तर प्रदेश के जो है इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। और इन लोगों ने कई ऐसे मूवमेंट में हिस्सा ले करके अंग्रेजों का बाइकआउट किया। उसके बाद जो किसान थे उन लोगों ने जमींदारों को, लैंडलॉर्ड को रेंट देने से मना कर दिया, लगान देने से मना कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें बिजनेस क्लास का क्या रोल रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि इसमें जो है 20वीं सेंचुरी में जो बिजनेस क्लास था वो एक नया वर्ग उभर करके सामने आ रहा था और काफ़ी पैसा अर्जित किया था, और अर्जित करने के बाद वो अंग्रेजों के बनाए गए कई सारे कानून से वे सेटिस्फाई नहीं थे, वे संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि अंग्रेजों का जो मोनोपोली है जो इंडस्ट्री के ऊपर ये ख़त्म होना चाहिए। और इसके लिए बिजनेस क्लास ने बड़े पैमाने पे जो है सिविल डिसओबीडियंट में भाग लिया, और भाग लेने के बाद जो है इन लोगों ने जो फॉरेन क्लास था उसको इन्होंने बाइकआउट किया। और बिजनेस क्लास ने अपने प्रोटेक्शन के लिए हिंदुस्तान के अंदर इंडियन कमर्शियल
कांग्रेस 1920 में स्थापित किया। उसके बाद 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में डेवलप किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने समस्याओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रखना और अपने समस्याओं का समाधान करना, जिसको लीड किया पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, जिसको इसका नेतृत्व किया। और इन लोगों ने जो है अपने बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। इसके बाद जो हिंदुस्तान का औद्योगिक जो व्यवसायिक वर्ग थे, इन लोगों ने उन लोगों को सहायता देना शुरू किया और कहना शुरू किया छोटे दुकानदारों को कि आप लोग ब्रिटिश से इंपोर्ट होने वाले सामानों को सेल ना करें, उसको बाइकआउट करें, उसको इनकार करें, न खरीदें और न बेचें। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि हिंदुस्तान में कई जगहों पे जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, उन लोगों ने सिविल डिसओबीडिएंट में भाग नहीं लिया, लेकिन कई सारे जगहों पे इन लोगों ने बड़े पैमाने पे भाग लिया। और भाग लेने के बाद जो फॉरेन गुड्स था, जिसके अंदर कपड़े थे, जिसके अंदर कई सारे सामान थे, उसको इन लोगों ने बाइकआउट किया। और इन लोगों ने कई सारे मूवमेंट चलाए, जिसके अंदर जो लो वेज दिया जा रहा था और जो उनका पुअर कंडीशन था वर्किंग का, उसके लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया, कई जगह पे स्ट्राइक किया, धरना दिया, हड़ताल किया 1930 के अंदर। अब आगे आते हैं कि महिलाओं का क्या भूमिका रहा। ये क्वेश्चन बन सकता है 10th क्लास में कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में महिलाओं की क्या भूमिका रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि कई ऐसे महिलाएं थी 1930 में जो महात्मा गांधी के आह्वान के बाद, सिविल डिसओबीडिएंट के आह्वान के बाद, इन लोगों ने बड़े पैमाने पे आंदोलन में भाग लिया। और इन लोगों ने जो लिकर की जो शॉप था, यानी शराब की जो दुकान थी, उसको बंद कराने में इन लोगों ने काफ़ी मदद की। उसके बाद से फॉरेन की जो दुकान थी, उसको बंद कराने में मदद की। उसके बाद से जो नमक कानून था, उसको इन लोगों ने तोड़ा। और कई ऐसे महिलाएं थी जो जेल गईं। और महिलाओं के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं का जो सर्विस है नेशन के लिए, एक सेक्रेट ड्यूटी फॉर वीमेन, यानी कि राष्ट्र के प्रति इनका जो सर्विस है, ये पवित्र ड्यूटी है महिलाओं का। और उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने घर को देखना चाहिए और अपने हेल्थ को देखना चाहिए और एक अच्छा माता बनना चाहिए, मदर बनना चाहिए और एक अच्छा वाइफ बनना चाहिए। अब आगे आते हैं, जो लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, वो है द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान में जो दलित वर्ग है, वो अंग्रेजों के ज़माने में उनका क्या स्टेटस था और किस तरीके से जो दलितों को आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन मिला हुआ है, इसकी शुरुआत कब हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश पीरियड में वन ग्रुप वाज अनटचेबल हु कॉल देमसेल्फ दलित। कहा जा रहा है कि ऐसा एक समुदाय जो अछूत था, जिसे दलित कहा जाता था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दलितों को कई तरीके से इग्नोर किया था, उनके समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहा था, जिसको लेकर के महात्मा गांधी ने कहा कि हम स्वराज की प्राप्ति जो दलित लोग हैं उनको दरकिनार करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दलितों को अपने साथ लेना पड़ेगा। और उन्होंने दलितों को हरिजन कहा था, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के बेटे, उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा था। और उन्होंने कई ऐसे आंदोलन चलाए जिसके अंदर
दलितों को सम्मान मिल सके, दलितों को मंदिर में जाने का एंट्री मिल सके, इसके अलावा पब्लिक प्लेस पे इनको वर्क करने का मौका मिल सके, स्कूल में ये जा सकें, इस तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाया। उसके बाद इन्होंने आहवान किया कि बाय हार्ट जो अपर क्लास का जो रवैया है दलितों के प्रति, उसको ये लोग त्याग करें और अनटचेबल को भी, जो हरिजन लोग हैं उनको भी अपने साथ लें, तभी हम लोग स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भीमराव अंबेडकर थे वे दलितों के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनका मानना था कि जिस तरीके से मुसलमानों को और सिखों को अंग्रेजी सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व है, उसी तरीके से दलितों को भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होना चाहिए, तभी दलितों का विकास हो सकता है। जिसको लेकर के अंबेडकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1930 में, दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन्होंने बनाया था और उनका मांग था कि दलितों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसको लेकर महात्मा गांधी एग्री नहीं थे। बाद में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, और उसके दौरान महात्मा गांधी इस बात पे एग्री हो गए थे कि हाँ, हम ब्रिटिश हुकूमत से ये आग्रह करेंगे और हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला हुआ है निर्वाचन क्षेत्र में, उसी तरीके से दलितों को भी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एक अमेजिंग फैक्ट के रूप में कि आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर दलितों को कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन है और लोकसभा में रिजर्वेशन है, विधानसभा में रिजर्वेशन है, एजुकेशन में रिजर्वेशन है और यहाँ तक कि जॉब में भी रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन को दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज का सेशन मैं समझता हूँ कि काफ़ी है, और अगर आपको मेरे बताए हुए लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।